जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट मैंने अपनी कोचिंग में कराया था। तो आज वही सारे प्रश्न हैं, ठीक है, जिसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसके सारे आंसर होंगे, ठीक है। और आप लोग अपने आप भी सारे आंसर दे सकते हैं और जल्दी जल्दी दे सकते हैं। और मॉक टेस्ट जो होगा वो आप लोगों का जीएस और हिंदी का है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स का जो है वो आप लोगों को आगे अगर आप लोग कहेंगे तो उसको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जीएस और हिंदी का है, तो सबसे पहले तो आप लोग भाई वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। और अगर किसी को भी, ठीक है, किसी को भी अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो ना, पूरे मॉक टेस्ट की, अगर कंप्लीट मॉक टेस्ट करना है तो इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन करके मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग पूरे प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जो है, समय कम है, अब मेहनत करते रहिएगा, वैकेंसी आएगी तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं अपना। ठीक है, पहला प्रश्न है कि किडनी में नमक की मात्रा को नियंत्रित करने में निम्न में से कौन मदद करता है? एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन या एंड्रोजन, ठीक है। तो किडनी में नमक की मात्रा को जो है भैया वो कौन नियंत्रित करता है? तो पहले प्रश्न का सही आंसर है बेटा ए, एल्डोस्टेरोन जो है वो नियंत्रित करता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व रक्तदाता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। देखिएगा, साइंस से भी आप लोगों को प्रश्न मिलने हैं, स्टैटिक जीके से, डे, ये सब प्रश्न मिलने हैं। तो आप लोग देखना, जो 30 प्रश्न हैं उनमें पूरा वेरिएशन रखा गया है, ठीक है। तीसरे प्रश्न पर पढ़ते हैं हम लोग कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी थे, बीएस मुंजे थे, भीमराव अंबेडकर थे या सी बाई चिंतामणि थे? तो मैंने बताया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में अपने खर्चे पर भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। तो सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से ऐसा कौन सा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? ठीक है, जिसको भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त कर सकते हैं। तो किसको कर सकते हैं? विधान परिषद को। किसे? विधान परिषद को। सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस राज्य में हैं? बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न था हमारा कि भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? पुणे, पटना, हैदराबाद या बेंगलुरु? बताइएगा। तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बच्चा क्या? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंगलुरु में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, छठा प्रश्न है हमारा कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? ठीक है, मतलब भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात जो है वो किस देश के साथ में हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ में, ठीक है। अमेरिका के साथ में वर्ष 2022-23 के दौरान जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो अमेरिका बना है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सातवां प्रश्न है कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी और इसके लिए वर्ष 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है बेटा कर्नाटक राज्य ने। किसके द्वारा जीता गया है? कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। तो सातवें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सारे आंसर जिनके पास पीडीएफ वगैरह है तो वो लोग अपने मिलाते हुए चलें, ठीक है। आठवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? एक तो विटामिन सी होता है, और कौन सा होता है? तो विटामिन बी भी होता है जल में घुलनशील, ठीक है, याद रखिएगा। और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? ठीक है, वसा में तो ए, डी, ई, के कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मैंने आप लोगों को बताया था, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी, ठीक है। और इसका अंतिम शासक जो था
वो उदयन का पुत्र नागदशक था, जिसकी हत्या इसके अमात्य किसने, शिशुनाग ने कर दी थी। और किस वंश की नींव रखी थी, शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था मधुमक्खी पालन को जो है वो क्या कहा जाता है बेटा, एपीकल्चर कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिल्वीकल्चर किसको कहते थे, तो वनों के संवर्धन से। सेरीकल्चर रेशम कीट, पिसीकल्चर मछली पालन को। ठीक है, चलिए तो 10वें प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा कि 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि किस राज्य में हुई है, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो देखिएगा अभी 17वीं वन रिपोर्ट आई है 2021, ठीक है, जिसमें सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि जो है वो कहाँ पर हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है। सेकेंड नंबर पे तेलंगाना में हुई है और थर्ड नंबर पे कहाँ पर हुई है, उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक वन कहाँ पर है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, सर्वाधिक वन तो कहाँ हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में। न्यूनतम वन हरियाणा के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब देखिएगा संयुक्त अधिवेशन की अवधारणा हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और किस संविधान के संशोधन में, 108 में। लेकिन आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 12वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न था 13वां कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या वाराणसी। बताइएगा। तो बेटा भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सिडबी कहते हैं, इसका मुख्यालय जो है बेटा लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न था कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी 4-5 दिन पहले, पौंडीचेरी में। कहाँ पर हुई थी, पौंडीचेरी में हुई थी। ठीक है, अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है। एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 15वां प्रश्न है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है। बताइएगा। और आप लोग जो है आंसर अगर लिख रहे हैं तो उसको ऐसे लिखिएगा, 15 का बी, 16 का सी, इस तरीके से। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बेटा क्या, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसको कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं। ठीक है, फिर वर्ष 2022-23 में वैक्सीन निर्माण में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो भैया वैक्सीन निर्माण में भारत का कौन सा स्थान है बेटा, पहले नंबर पे है। दुग्ध उत्पादन में भी विश्व में पहले नंबर पे है भारत। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़े। 7वां प्रश्न है कि कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो पहली बार खिताब जीता है किसी भारतीय ने, लक्ष्य सेन ने जीता है। किसने, लक्ष्य सेन ने जीता है। और इन्होंने जो है वो चाइना के के ली सीफेंग को हराकर ये खिताब जीता है। पहली बार कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है किसी भारतीय के द्वारा जीती गई है। फिर अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। ठीक है, तो एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, मैंने आप लोगों को बताया था लाओस है। कौन सा है, लाओस, जिसकी राजधानी क्या बताई थी, वियंताइन बताई थी ना। ठीक है, कंबोडिया की नामपेन, थाईलैंड की बैंकॉक, मलेशिया की बता दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, कुआलालंपुर। फिर अगला प्रश्न था कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, और क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से। ठीक है, और उस समय भारत का जो वायसराय था, मतलब गवर्नर जनरल था, वो कैनिंग था। और यही भारत का पहला वायसराय भी बना है, क्योंकि 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, उसी के द्वारा कैनिंग को क्या कर दिया जाता है, भारत के गवर्नर जनरल को हटाकर नया नाम दे दिया जाता है, भारत का वायसराय दे दिया जाता है। ठीक है, तो कैनिंग था। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बाकी मैंने सारी चीज़ें बताई थी, करजन ने क्या किया था, डलहौजी ने क्या किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18वां कि चित्रकूट जलप्रपात स्थित है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में।
तो मैंने कल भी शायद ये प्रश्न पढ़ाया था कि चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पर है बेटा? इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, घोड़े की नाल की आकार का है और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसको भारत का नियाग्रा फॉल भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बी डी सावरकर, आर सी मजूमदार, एस बी चौधरी या अशोक मेहता? बताइएगा। हाँ, झारखंड में कौन सा था? हुंडरू जलप्रपात था। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जलप्रपात है। बिहार में भी है। ठीक है, तो बेटा सही आंसर क्या था? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो पुस्तक थी इसके लेखक थे बी डी सावरकर। कौन थे? बी डी सावरकर थे। तो 21वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाता आप लोगों का। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न है हमारा कि जीएसटी किस तरह का कर है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जीएसटी 101वें संविधान संशोधन के द्वारा आया। किसमें? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा आया। ठीक है, किसमें है? जीएसटी काउंसिल। तो आर्टिकल 279 ए है। ठीक है, और जीएसटी कितने प्रकार की होती है? तो जीएसटी 3 प्रकार की होती है और जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग का निर्माण निगम कहाँ स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या आगरा? तो जो कृत्रिम अंग बनते हैं वो उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर बनाए जाते हैं बेटा? तो कानपुर में बनाए जाते हैं। कहाँ पर? कानपुर में बनाए जाते हैं। कानपुर में ही दलहन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, चीनी अनुसंधान केंद्र है, आईआईटी है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना गंगा नदी के किनारे स्थित है। भारत की मतलब उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर है। ठीक है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसको कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो 23वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 24वां प्रश्न था आप लोगों के लिए कि महाकुंभ मेला कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो महाकुंभ मेला बेटा कितने वर्ष पर? 12 वर्ष पर। ठीक है, और अर्धकुंभ 6 वर्ष पर। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो बेटा एक तो प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है? प्रयागराज में, हरिद्वार में। ठीक है, और कहाँ लगता है? उज्जैन में। चौथे नंबर पे 4 जगह लगता है ना, 1, 2, 3 और चौथा कहाँ है? नासिक। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस किस नदी के तट पर लगता है, तो प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती मतलब संगम पर लगता है, हरिद्वार में गंगा पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, महाकुंभ मेला आयोजित होता है। फिर बालखस झील निम्न में से किस देश में स्थित है? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? कजाकिस्तान में स्थित है बालखस झील। मैंने आप लोगों को बताया था रूस में कौन सी है? एक तो बैकाल है जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, और यहाँ पर मैंने आपको लडोगा झील पढ़ाई थी, ओनेगा झील पढ़ाई थी। ये सारी कहाँ बताई थी? रूस में ही तो बताई थी। ठीक है, तो बाकी सही आंसर तो बेटा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बालखस झील कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? अब ये तो आप लोगों को बता ही देना चाहिए था। कोलेरू कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नल सरोवर कहाँ पर है? तो गुजरात में है। रामसर साइट है। सांवर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। और बूलर कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो बूलर झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। लेकिन भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांवर है। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 27वां कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में ऋणात्मक वृद्धि दर रही है? तो भैया किस राज्य की ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी? नागालैंड की रही थी। सी ऑप्शन। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। एक एक प्रश्न पढ़ाया हुआ है, कई बार पढ़ाया हुआ था। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? अशोक रुद्र मॉडल, एस चक्रवर्ती मॉडल,
ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल या महालनोबिस मॉडल। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी बेटा वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी योजना आधारित थी? तब पहली योजना, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिएगा 29वां और 30वां प्रश्न, इसके बाद में हिंदी आ जाएगी। 30 प्रश्न ही रखे थे मैंने कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, जल्दी से बताइएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो 1986 में पारित किया गया था। कब? 1986 में। अगला प्रश्न था कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो मैंने कहा था ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करके उनको मौज ही मौज आ गई। तो किसको? दामोदर मौजो को प्रदान किया गया था, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोगों में से बताइएगा कि 30 में से आप लोगों के अभी कितने प्रश्न सही हुए हैं, जरा बताइएगा, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों की मेहनत के लिए एक छोटी सी 4 लाइनें आप लोगों के लिए समर्पित हैं, आप लोग साथ दीजिएगा, ठीक है। 4 लाइनें हैं आप लोगों के लिए समर्पित कि पता है हमको, पता है तुमको, पता है हमको, पता है तुमको, मेहनत में मेरी कमी नहीं, पता है हमको, पता है तुमको, मेहनत में मेरी कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन है यारो जिसमें किस्मत के धनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से दीक्षा लेकर अर्जुन रण को तैयार है, गुरुओं से दीक्षा लेकर अर्जुन रण को तैयार है, शब्द का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं, बस वर्दी लेकर लौटूंगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद पूरी है आप लोगों से इस बार कि आप लोग जो है ना खाकी वर्दी आप लोग लेकर ही जाएंगे। और अपनी फैमिली जो होती है ना, जब आपकी जॉब आप लगेगी ना तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके मम्मी पापा की एज भी अच्छी खासी हो रही होगी और वो फिर भी आपकी फ़ीस के लिए या आपकी किताबों के लिए पूरा लगातार सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके माता पिता आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी उनके लिए मेहनत करनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जिद की होगी पापा मुझे मोबाइल लेकर दो, उनकी परिस्थितियाँ नहीं होगी लेकिन उन्होंने मोबाइल लेकर दिया होगा। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उस मोबाइल को सही तरीके से आप लोग उसका प्रयोग करें, ना कि पता लगा आप इंस्टाग्राम की रील देख रहे हैं, सीमा हैदर को में लगे पड़े हैं। तो ये आप लोगों की पूरी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं है कि जो एक बहुत अमीर घर से संबंध रखता हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी आप लोगों के लिए हमेशा सदैव हम लोग तत्पर हैं। आप लोगों को जहाँ पर जो भी आवश्यकता लगे कि हम लोग पूरी आप लोगों की कोशिश करेंगे, पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग हिंदी के देख लेते हैं प्रश्न। जैसे कि पहला ही प्रश्न था हिंदी में कि निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है, डा, या, सा या टा। तो बेटा अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और बा। तो बेटा इनमें से कौन सा है? या है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 32वां प्रश्न था कि निम्नलिखित विकल्पों में से व्यंजन चुनिए। अब देखिएगा 2 ही होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं? का से शुरू होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? का जो है वो एक कैसा शब्द है? व्यंजन वाला शब्द है, ठीक है। व्यंजन है मतलब शब्द क्या है। फिर अगला प्रश्न है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है? अब देखिएगा भाषाओं से भी संबंध प्रश्न आते हैं कि फारसी भाषा का कौन सा है, उर्दू का कौन सा है, जापानी का कौन सा है, फ्रांसीसी का कौन है। तो रिक्शा जो है बेटा वो जापानी भाषा का शब्द है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है और कई बार पूछा गया है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, कहीं पुलिस में पूछ लेगा, कहीं UPSSC के किसी एग्जाम में पूछ लेगा। तो कुछ ऐसे ही प्रश्न होते हैं, तो उनको भी आप लोग अच्छे से रिवीजन हुए करते हुए चलिएगा, ठीक है। फिर हमारा 34वां प्रश्न था कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो बेटा उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं। अभी क्या हो जाएगा? अभिधन साप, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो अभिधन साप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी उपसर्ग लग गया है, ठीक है। अब निम्न में से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो दिखा बा, तो देखिएगा लग रहा है। चढ़ावा में भी लग रहा है, क्योंकि चढ़ा धन आवा, बुलाना मतलब बुला धन आवा,
लेकिन लावा जो होता है ये शब्द अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। अगर इसमें आप आवा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ला शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि देखिएगा उपसर्ग और प्रत्यय में दोनों का अर्थ भी निकलना चाहिए। ये नहीं है कि आपने ऐसे ही उठाया और कर दिया, तो उनका अर्थ भी कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर 36वां प्रश्न था हमारा कि कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है। तो बेटा कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी की ही कौन सी है? ब्रजभाषा है। और कौन सी है? खड़ी बोली है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपसे पूछा है ना, विस्तृत में आंसर लिखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? संक्षिप्त। विस्तृत का क्या हो जाएगा? संक्षिप्त हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाता है, ठीक है। चलिए 38वां प्रश्न है हमारा कि रुग्ण का विलोम है स्थूल, स्वस्थ, बीमार, कर्मठ। तो बेटा स्थूल तो हो जाता है वो विशाल, और स्थूल होता है ना विशाल का। रुग्ण मतलब होता है बीमार, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा इसका विलोम, ठीक है। क्या होगा? स्वस्थ हो जाएगा। फिर दधी शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? तो बेटा दधी का तद्भव होता है दही। क्या होता है? दही होता है। डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। घी का घृत होता है, दूध का दुग्ध होता है, खीर का क्षीर होता है। इसका जो होता है वो तत्सम क्षीर होता है, क्योंकि ये खुद तद्भव है, ठीक है। घी जो है इसका क्या होता है? घृत होता है। दूध का क्या होता है? तत्सम दुग्ध होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर डी ऑप्शन हो गया। 40वां प्रश्न है हमारा कि घोटक का तद्भव रूप क्या है। अब देखिएगा, है, अश्व, घोड़ा, तुरंग, चार के चारों ही घोड़ा के क्या है? पर्यायवाची हैं। लेकिन जो तद्भव होता है वो क्या होता है? घोड़ा होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ना कि पर्यायवाची पूछ रहा था आपसे, क्या पूछ रहा था? तद्भव पूछ रहा था, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अब इन शब्दों पर भी आप लोग ज़्यादा ध्यान दिया करें। नहीं है, अगर कहीं पर लिखा है नहीं है तो तीन होंगे, एक नहीं होगा, उसको सबसे ज़्यादा आप लोगों को ये ऐसे वाले प्रश्न जो होते हैं सबसे ज़्यादा गलत कराते हैं आप लोग। तो रविजा बिल्कुल होता है, ठीक है। सूर्यजा, अर्कजा, ठीक है। तनुजा नहीं होता है। तनुजा किसका होता है बेटा? तो तनुजा होता है पुत्री का। किसका होता है? पुत्री का होता है, ना कि यमुना का होता है, ठीक है। यमुना का और क्या होता है? कालिंदी भी होता है। क्या होता है? कालिंदी भी होता है। ये भी याद रखिएगा। तो 41वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। फिर है 42वां कि फल का पर्यायवाची शब्द है। तो बेटा देखो, फल, फल का मतलब क्या होता है? कर्म करो फल की इच्छा मत करो, मतलब परिणाम की इच्छा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता, ठीक है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अब जिसकी कोई कीमत ही नहीं है वो अमूल्य है। जैसे पानी, पानी हमारे लिए कैसा है? अमूल्य है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात सब एक तरफ, और जहाँ पर पानी नहीं है तो हीरा सब वगैरह सब रखा रह जाएगा। पानी की ही सबसे ज़्यादा महत्वता रहेगी। तो पानी हमारे लिए कैसा है? जल जो है वो अमूल्य है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो बेटा गुरु के समीप जो रहकर अध्ययन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसके मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख बन जाना, बुद्धिभ्रष्ट होना, अपमानजनक बात कहना, या बेफिक्र होना। तो बेटा अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है हमारा कि नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? शत्रु होना, ठीक है, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना, दरिया दिल होना। तो नाक का बाल हम ना चाहते हुए भी हम लोगों को मजबूरी होती है, मतलब अकारण प्रिय होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अकारण प्रिय होना, ठीक है। तो सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाता। फिर पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो बेटा ये तो सबको पता होगा, पुरस्कार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है, याद रखते हैं आप लोग। देखिएगा दूसरी चीज़ हिंदी के लिए एक लोग आप लोग और याद रखिएगा कि हमारी जो UPSSC पेट की एक सीरीज होगी, उसमें एक जगह पर हिंदी की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। लगभग 26-26 क्लासेस हैं, आप लोग उसको पढ़िएगा।
आप लोग उन्हीं में से हिंदी अच्छे से अच्छे प्रश्न आप लोग वहाँ से सही कर सकते हैं। मैं पहले ही बता दूँ कि अगर आप लोग जो है 55 से 60% प्रश्न आप लोग उस क्लासेस में से देख कर जाएंगे, कांस्टेबल में मैं गारंटी ले रहा हूँ, इतने ज़बरदस्त प्रश्न है उसमें। तो आप लोग एक बार इस प्लेलिस्ट को एक क्लास एक दिन में रोज़ देखिए, तो 26 क्लासेस हैं, 26 दिन लगेंगे नहीं और आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बाकी आगे भविष्य में मैं भी थोड़ा सा और हिंदी पढ़ाऊँगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो हिंदी को अधिक से अधिक फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए 48वां प्रश्न है हमारा कि वधू उत्सव में का सही संधि विच्छेद रूप क्या होगा। तो बेटा वधू धन उत्सव हो जाएगा। देखो वधू उत्सव होता नहीं है, वधू उत्सव नहीं होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन वधू उत्सव हो जाएगा। अकाल पीड़ित, तो इसमें कौन सा चिन्ह है, कारक चिन्ह का है ना, कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह का लोप है, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। नील कमल में कौन सा समास है। तो देखो विशेषण विशेष्य वाला है ना, कमल कैसा है, नीला है, तो कमल की विशेषता कैसी है, नीले, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है, याद रखिएगा। 50वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। 51वां प्रश्न है हमारा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। शोक होता है, भय होता है, उत्साह होता है या निर्वेद होता है। तो बेटा वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। करुण रस का शोक होता है। निर्वेद किसका होता है, तो बेटा शांत रस का, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला प्रश्न था कि ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुधा की सुंदर कगरी, और कुंजन की छाही, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। इसमें श्रृंगार रस का उदाहरण है। कैसा है, श्रृंगार रस का, ठीक है। चलिए 53वां प्रश्न है, कहते हैं बचपन में जैसे ही आपने हिंदी पढ़ना शुरू की होगी ना, हिंदी के टीचर ने सिखा दिया होगा दोहे का उल्टा सोरठा होता है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं, कौन सा हो जाएगा। अब एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, यमक अलंकार होता है और उसके अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। 55वां प्रश्न था हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक जहाँ पर जिसी का नाम आ जाएगा, गाय क्या है, कई सारी जाति है, पहाड़ जातिवाचक है, आम जातिवाचक है, लेकिन यमुना एक ही है, ठीक है, यमुना नदी। अगर आपके यमुना से नाम क्या आता है, तुरंत नदी का नाम आता है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप भले तो जग भला में आप जो है वो क्या है, तो भैया सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, जिनमें से आप जो होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57वां प्रश्न है हमारा कि नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण क्या हो जाएगा। तो साड़ी की विशेषता बेटा क्या है, नीली है, और जब रंग वगैरह जो होता है वो क्या बताता है, उसके गुण को बताता है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर नीली साड़ी में प्रयुक्त कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। तो देखिएगा नारक होता नहीं है, बर्क होता नहीं है, नरक ये वाला गलत लिखा है, ये वाला नरक जो होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 59वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। आप फिर समझिएगा, नहीं है। मोती पुल्लिंग शब्द है, रत्न जो है वो पुल्लिंग शब्द है। मैंने कल ही शायद परसों पढ़ाया था कि मोती है, रत्न है, ये सब कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बचपन जिसमें पन जुड़ जाए तो मैंने बताया था। नकल की जाती है, आपने भी सुना होगा, वो नकल करते हुए नकलची, या मतलब नकल जो होती है नकल की जाती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, नकल जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अब शेर चिंगाड़ रहा है, दहाड़ रहा है, गुर्रा रहा है, गेराज। तो बेटा सबको पता है कि शेर क्या करता है, दहाड़ता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा हिंदी और जीएस में मिलाकर 60 प्रश्न थे, तो 60 में से आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि UPSSC पेट में जो है, जो हिंदी की आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट पड़ी है, उसकी 26 क्लासेस हैं, आप लोग उनको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी की जो 26 क्लास हैं, अगर आप इनको देख लिए तो 50 से 55% हिंदी आप लोगों की अभी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। कोशिश ये करिएगा हिंदी के जितने भी प्रश्न आए,
हिंदी में आप लोग जो है, अगर आप लोगों का कोई एक सब्जेक्ट कमज़ोर है तो 35 आप लोग हिंदी में सही करें, ठीक है। याद रखिएगा, कोशिश ये करिएगा, रीजनिंग में लगभग 45 से ऊपर प्रश्न आएंगे, तो आप लोग रीजनिंग में भी जो है कम से कम 42 सही क्वेश्चन करने की कोशिश करें। इसके साथ में इवन आते तो 55 तक हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और मैथ में जो है अगर 22 प्रश्न आए या 25 में मान ले रहा हूँ, ठीक है, तो 25 में कोशिश करिएगा 17 से 18 तक तो आप लोग पहुँच ही जाएँ। और जो जीएस है, ठीक है, जीएस आप लोगों की 37 क्वेश्चन आएगी, तो 25% का आप लोग आंकड़ा लेकर चलें, ठीक है। तो देखिएगा 42 18 ये 60 हो जाएगा, आप लोग ये याद रख सकते हैं। और 35 और 25 जो होता है वो कितना हो जाएगा, वो भी 60 हो जाएगा। और अगर आप 150 में से 120 प्रश्न सही कर लेते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। 120 का मतलब 240 नंबर। और ये मत सोच के चलिएगा कि पिछली बार की मेरिट के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें सही हो जाएंगी। पिछली बार से कंपटीशन बहुत टफ होगा, बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे, लगभग हमारी समझ से 20 लाख से ऊपर फॉर्म पड़ेंगे, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। पिछली वैकेंसी आई थी, थोड़ा यूट्यूब पे इतना अच्छे से कोई नहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि अब गांव का बच्चा भी आप लोगों के लिए पूरा बढ़िया से अच्छे से, शहर वाले जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे गांव वाला अच्छी तैयारी कर रहा है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, मेहनत लग रही है, तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, जो आज टेस्ट कराया उसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, ठीक है, वर्दी लेकर ही आनी है। धन्यवाद, जय हिंद।